हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है 50 देशों को टाइम दिया, भारत के सामने लाइन लग गई थी। अरे वाह, जयशंकर को भेजकर भारत ने मारा था मास्टर स्ट्रोक। अरे वाह। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ब्रिक्स देशों में भारत के लिए कौन सा एक नया चैलेंज खड़ा होने जा रहा है जिसको रोकना भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अब क्या कमाल कर लिया है और अमेरिका के सैंक्शंस लागू होने से पहले भारत सरकार चाबार पोर्ट का इस्तेमाल कैसे कर रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के बारे में, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन पाकिस्तान को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि आज पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ये दोनों ही व्हाइट हाउस आए थे और इन्होंने ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की है। ये मीटिंग 80 से 90 मिनट तक चली एंड इस मीटिंग के बाद मीडिया को भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं दी गई। यूजुअली डोनाल्ड ट्रंप दूसरी कंट्रीज के लीडर के साथ मीटिंग करने के बाद प्रेस को भी संबोधित करते हैं, लेकिन इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग नहीं की है। तीनों की ये पिक्चर सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही है और इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि टॉम यानी कि शहबाज शरीफ ने डिक को पाकिस्तान आने के लिए इन्वाइट किया है। अब ये तो खैर पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का इन्विटेशन एक्सेप्ट किया है या फिर नहीं, लेकिन पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स ये लगातार क्लेम कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आने के लिए मान गए। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले टर्म में भारत तो आए थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए थे। न ही जो बाइडेन अपने टर्म के दौरान पाकिस्तान की यात्रा पर गए। इसके अलावा आज डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत ही बड़ा क्रैकडाउन किया है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली ब्रांडेड और सभी पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% के टैरिफ्स एप्लीकेबल होंगे। और खास बात यह है कि इसमें खास बात ये थी कि जेनेरिक्स पे कुछ नहीं है, तो जेनेरिक्स मेन इंडिया बनाता है, तो दे शुड बी नो इम्पैक्ट और वेरी लेस इम्पैक्ट टू इंडिया। ये टैरिफ 1 अक्टूबर के बाद से लागू होने जा रहे हैं, यानी कि 3-4 दिनों के अंदर ही। इसमें बस उन्हीं कंपनीज को टैरिफ फेवर दिया जाएगा जो कंपनीज अमेरिका में अपनी ड्रग फैक्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल प्लांट को कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। यानी जिन ड्रग कंपनीज ने अमेरिका में ड्रग फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, उनको बिना किसी टैरिफ के मेडिसिन इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाएगी। और जिन कंपनीज की अमेरिका के अंदर एक भी ड्रग फैक्ट्री नहीं है, उनको 100% के टैरिफ देने पड़ेंगे। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से भारत के ऊपर कम ही असर पड़ेगा, लेकिन जितना नुकसान होने की एक्सपेक्टेशंस थी उतना बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने केवल ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही टैरिफ अनाउंस किए हैं, जबकि भारत के 80% से भी ज्यादा के फार्मा एक्सपोर्ट्स जो अमेरिका जाते थे वो जेनरिक कैटेगरी में फॉल करते हैं। अमेरिका में टोटल जितनी भी जेनरिक मेडिसिन यूज होती हैं उसका 47% हिस्सा भारत से ही आता है, जो कि अमेरिका की हेल्थ केयर सेविंग्स में भी बहुत ही बड़ा योगदान देता है। यानी कि भारत की जेनरिक मेडिसिन परचेज करने से अमेरिका के लोगों के पैसे बच रहे हैं। या आप ब्रांडेड लेंगे तो बहुत महंगी होगी, जेनेरिक आपको लेनी पड़ती हैं जो बेसिकली सेम केमिकल है मगर सस्ता है। अगर भारत की 47% जेनरिक मेडिसिन अमेरिका को ना भेजे या फिर अमेरिका के अंदर किसी भी देश से जेनरिक मेडिसिन नहीं आएंगी, तो अमेरिका के लोगों को वहां पर महंगी मेडिसिन हाँ, वो तब पॉसिबल है अगर अमेरिका कहीं और से जेनेरिक ना खरीद पाया, परचेज करनी पड़ेंगी, जो कई सारे अमेरिकन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय जेनरिक मेडिसिन इंपोर्ट वाले देशों के ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाए हैं। अब सवाल उठता है कि नुकसान किसको होगा, तो आंसर है यूरोपियन यूनियन और स्पेशली जर्मनी, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को, क्योंकि दुनिया की सभी मेजर फार्मा कंपनीज की फैक्ट्रीज इन्हीं 3 कंट्रीज के अंदर है। दैट इज ट्रू। यूरोपियन कंट्रीज को फर्क पड़ेगा, उनको अपनी फैक्ट्रीज खोलनी पड़ेंगी इन यूएस। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के कारण हो सकता है कि भारत की जेनरिक मेडिसिन की सेल्स अमेरिका के अंदर वहां पर इंक्रीज हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स अनाउंस करने के तुरंत बाद आज भारत की इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस की भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। दरअसल भारत की जो टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उन्होंने आपस में मिलकर एक इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस नाम की एक बॉडी बनाकर रखी है, जिसमें भारत के फार्मा सेक्टर की टॉप 24 कंपनीज इसकी मेंबर हैं। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, पिरामल, रैनबैक्सी, इस तरह की और भी कई सारी टॉप फार्मा कंपनीज इसकी मेंबर हैं। भारत के जितने भी ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स होते हैं उसका 80% पोर्शन यही एक्सपोर्ट करते हैं। एंड आज इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के फार्मा टैरिफ का भारत के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हमारी जो जेनरिक मेडिसिन है वो हमें एडवांटेज दे दी है, जिसके कारण भारत को लॉस नहीं होने वाला है। इसके अलावा अमेरिका से जैसे किसी ने कहा था, देखिए ये भी है कि जेनेरिक मेडिसिन तब बनती हैं जब पैटेंट ख़त्म हो जाता है और आप उनका केमिकल लेके अपनी बनाने शुरू कर देते हैं, जो उन्होंने इन्वेंट किया था उस केमिकल को लेकर। H1B वीजा को लेकर भी एक और न्यूज निकल कर आ रही है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस सीनेट ने अमेरिका की टेक एंड आईटी कंपनी से H1B वीजा वर्कर्स के वेजेस और एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स मांगी है। कंपनीज को 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और 10 अक्टूबर से पहले पहले यूएस की टेक कंपनीज और आईटी कंपनीज को उन्होंने H1B वीजा के ऊपर जिन भी वर्कर्स को हायर किया है उन सबकी डिटेल्स शेयर करनी है। इस लिस्ट में अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बड़ी कंपनीज पे शामिल है। अब ये डिटेल्स कलेक्ट करने के पीछे का क्या कारण हो सकता है, ये तो सबसे बड़ा उसमें अमेजॉन है। खैर पता नहीं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यूएस सीनेटर्स इस मसले को और भी पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। इन सारी डिटेल्स को कलेक्ट करने के बाद इन सब कंपनी से ये भी एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी कि इन सभी की पोजीशंस के ऊपर अमेरिकन पर्संस को क्यों नहीं हायर किया गया है।
मे बी सिक्योरिटी कंसर्न या फिर और कोई बहाना बनाया जाए और H1B वीजा वर्कर्स के मुद्दे के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश की जाए। लेकिन मसला ये है कि ये जो H1B वीजाज हैं, इसका सबसे हाईएस्ट बेनिफिट भारत को ही मिला है। 70% से भी ज्यादा H1B वीजाज भारतीय लोगों को मिल रहे हैं, और टू बी प्रिसाइज 72%। इसलिए अगर H1B वीजाज के ऊपर स्क्रूटिनी और भी तेज होती है तो भारत का इसमें ह्यूज लॉस हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को लेकर। जयशंकर सर कल यानी कि 27 सितंबर को देर शाम को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन अपने संबोधन से पहले हमारे जयशंकर सर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर मीटिंग्स का रिकॉर्ड बना रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर जयशंकर सर अभी तक 25 से भी ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बायलैटरल मीटिंग कर चुके हैं। इसके अलावा जयशंकर सर ने 15 से 20 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ ब्रीफ एक्सचेंज भी किया है। ब्रीफ एक्सचेंज में मिनिस्टर्स खड़े खड़े या फिर साइड के ऊपर कुछ मिनट्स के लिए बातचीत करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ऑल टुगेदर जयशंकर सर अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ अभी तक बायलैटरल एक्सचेंज कर चुके हैं, और ये वाकई में बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके अलावा जयशंकर सर ने पैसिफिक कंट्रीज, L69 ग्रुप, C10 ग्रुप और G4 कंट्रीज के विदेश मंत्रियों के साथ भी मल्टीलेटरल मीटिंग्स की हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइंस के ऊपर G20 मेंबर्स भी मिले थे, यानी कि G20 देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग हुई थी। उस पर भी जयशंकर सर ने G20 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की है। कहने का मतलब है कि जयशंकर सर जैसा विदेश मंत्री जो न सिर्फ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में केपेबल, स्किल्ड और क्वालिफाइड है, बल्कि उससे भी ज्यादा हार्ड वर्किंग और ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड कि 50 कंट्री से मिल चुके हैं। दैट्स नाइस। डेडिकेटेड फॉरेन मिनिस्टर है। भारत को ऐसा विदेश मंत्री शायद ही भविष्य में कभी दोबारा मिले। और कुछ लोग भारत में पॉलिटिक्स करने के चक्कर में नहीं मिलने को तो बहुत टैलेंट है इंडिया में। देयर लॉट ऑफ पीपल हु विल बी वेरी एजुकेटेड हु कैन इवेंचुअली कम। तो ऐसा नहीं मिलेगा। देयर आर लॉट ऑफ टैलेंट इन इंडिया। जयशंकर सर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे पड़े हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस के लिए जयशंकर सर को दोष देना सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद अगले महीने यानी कि अक्टूबर महीने में भारत की विजिट के ऊपर आ रही हैं। साल 2023 के बाद ये दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की आपस में पहली बायलैटरल विजिट होगी। इससे पहले दोनों देशों ने अपने अपने एम्बेसडर्स को रीअपॉइंट किया था और पिछले हफ्ते कनाडा पुलिस अभी कनाडा और इंडिया के रिलेशन ठीक हो रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि जब से मिस्टर टूडो गए हैं थिंग्स आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर। ने इंद्रजीत सिंह घोषल नाम के खालिस्तानी एलिमेंट को अरेस्ट किया था। हालांकि इंद्रजीत सिंह घोषल को कनाडा की कोर्ट ने कंडीशनल बेल दे दी है, लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए कुछ सीरियस एक्शंस ले रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने जनरल अनिल चौहान को 8 महीने की एक्सटेंशन दे दी है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान सर की सर्विस 30 सितंबर को खत्म होनी थी। उससे पहले भारत सरकार को नई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट करनी थी, जो कि नहीं हो पाई। इसलिए जनरल अनिल चौहान सर को 8 महीने यानी कि 30 मई 2026 तक की एक्सटेंशन दे दी गई है। अनिल चौहान सर साल 2022 के सितंबर महीने में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, यानी कि 3 साल से ज्यादा का समय उनको इस पोस्ट के ऊपर हो गया है। सीडीएस किसको सिलेक्ट किया जाएगा, ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स करती है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के 2 मेंबर्स होते हैं, एक प्रधानमंत्री और दूसरा होम मिनिस्टर, जो कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हैं। अब ये दोनों मिलकर देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद वो नाम प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को ही इंडियन आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर माना जाता है। इसलिए सिलेक्शन के बाद फॉर्मल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा ही होती है। कैंडिडेट्स की बात करें तो वो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी तीनों फोर्सेस के 3 स्टार या फिर 4 स्टार जनरल हो सकते हैं, और रिटायर्ड या फिर सर्विंग दोनों हो सकते हैं। यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी 3 स्टार या 4 स्टार जनरल को रिकॉल करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने ईरान के चाबार पोर्ट के ऊपर सैंक्शंस फेवर को हटाने की अनाउंसमेंट की थी। अभी जो सैंक्शंस फेवर्स हटाने की डेट थी वो थी 29 सितंबर। इसलिए न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत इस बीच के दिनों का भरपूर फायदा उठा रहा है और कई हजारों टन सामान भारत ने अफगानिस्तान भेज दिया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये पिक्चर्स आ रही हैं, ये आज भारत के विदेश मंत्रालय ने जारी की हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका का सैंक्शन वेवर खत्म होने से पहले भारत की सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और रिलीफ मटेरियल के फ्रेश कंसाइनमेंट्स भेज दिए हैं। इनमें से काफी सारा रिलीफ मटेरियल चाबार पोर्ट के जरिए काबुल पहुंच गया है और अथॉरिटीज को भी ऑलरेडी हैंडओवर कर दिया गया है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा तो अच्छी बात है कि हम इतनी अर्जेंसी दिखा रहे हैं कि जल्दी जल्दी अफगानिस्तान की हेल्प कर दें, बट आई डू नॉट नो कि फ्यूचर में इसका कितना हेल्प होगा कितना नहीं होगा। लेट्स होप इट हो इसका हेल्प। मगर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जयशंकर जी की न्यूज़ वाज द बेस्ट कि 50 नेशन से उन्होंने बायलैटरल टॉक्स की हैं, रास्ते में चलते चलते भी कुछ लोगों से बातचीत की हैं। दैट्स आल्सो वेरी गुड। और इसका मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ अर्जेंटली वांटेड टू टॉक टू इंडिया, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा, मिस्टर ट्रम्प
पाकिस्तान से मिलते नहीं मिलते हैं, दैट इज़ इमटेरियल। पाकिस्तान इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, फ़र्क नहीं पड़ता। मगर इतना ज़रूर है कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। मैंने आज भी न्यूज़ पढ़ी थी, इसमें लिखा था कि बैक एंड में बहुत कुछ चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक होने वाली हैं। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं, क्या जयशंकर जी के बाद कोई और ऐसा टैलेंटेड बंदा आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।